नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। टीआरई के पेपर में आपने देखा होगा कि सबसे कठिन सेक्शन जो बनाया गया था वो उस सेक्शन को बना दिया गया था जो सामान्य तौर पर सबसे आसान सेक्शन हुआ करता था। वो कौन सा था? तो था मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल। मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल बिल्कुल ही अलग स्तर के सवाल थे और मैं अगर सच बताऊं आपको तो कई सारे सवाल इतने डीप थे कि उसको कर पाना आसान बिल्कुल भी नहीं था। एंशिएंट के सवाल भी थोड़े से इजी थे, मध्यकाल के तो सवाल थे ही नहीं, लेकिन जो थे वो आसान थे और उसको आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल जो थे वो कठिन थे या तो अत्यधिक कठिन थे। दो ही स्तर के सवाल थे मॉडर्न हिस्ट्री में। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ और एमसीक्यू मैं आपको करवा देता हूँ। अभी तो 30 तारीख तक के लिए समय है और आज जन्माष्टमी भी है, तो जो लोग मना रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। ज़रूर मनाएं जन्माष्टमी का त्यौहार, खुशीपूर्वक मनाएं। चलिए शुरू करते हैं, साथ ही पढ़ाई भी कर लें। पहले सवाल से शुरू करते हैं और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इम्पॉर्टेंट ही होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। सिलेबस ही पढ़ाता हूं मैं और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी ना हो। 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं करता हूं फोकट के मोटिवेशन में। चलिए शुरू करते हैं, इसको मैच करने की कोशिश कीजिए। ओके, अलग अलग आंदोलन है और उसके सामने उसका जगह लिखा हुआ है, एक बार मैच कीजिए। इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश सहारनपुर, कूका आंदोलन बिहार पटना, मुंडा आदिवासी आंदोलन बिहार छोटा नागपुर क्षेत्र। उपयुक्त में से कौन से सही है? तो देखिए, देवबंद आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश सहारनपुर में ही हुआ था। कूका आंदोलन जो है बिहार पटना में हुआ था कि नहीं, आप मुझे बताइए। मुंडा आदिवासी आंदोलन तो छोटा नागपुर क्षेत्र में ही हुआ था। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1 और 3 सही है, दूसरा गलत दिया हुआ है। कूका आंदोलन जो है पंजाब में सिख गुरु राम सिंह कूका के नेतृत्व में चलाया गया था। 1872 में कूका विद्रोही हीरा सिंह को अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया था। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर के नज़दीक देवबंद नामक स्थान पर चलाया गया था। आज भी देवबंद जो है इस्लामिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है अपने देश में। यहाँ विद्या केंद्र की स्थापना की गई जो अपने विद्यार्थियों में स्वतंत्र प्रेस, ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की भावना उभारता रहा है, जिसने सर सैयद अहमद खान की गतिविधियों का विरोध किया था। देवबंद आंदोलन जो था ये सर सैयद अहमद खान का विरोधी था। क्यों? क्योंकि सर सैयद अहमद खान जो थे ये बाद में अंग्रेजों के भक्त बन गए थे और इन्होंने एक सभा का भी गठन किया था, अंग्रेज भक्त सभा करके बनाया था इन्होंने, राजभक्त सभा। तो इसका विरोध करता था ये संगठन। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा आदिवासियों ने 1890 के दशक में विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगला है कि राष्ट्रीय आंदोलन में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। विचार करना है। आधुनिक शिक्षा के प्रसार ने राष्ट्रीय चेतना को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, जिससे देश के विभिन्न भागों के एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में आसानी हुई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में शिक्षा का काफ़ी प्रसार हुआ। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं, सभी कथन सही दिए हुए हैं। थोड़ा सा सोचिए, जो आपने पढ़ा है उसको एनालाइज कीजिए, तब जाके आंसर निकालिए। कुछ हिस्ट्री के सवालों का एनालिसिस वाले सवालों की संख्या बीपीएससी पीटी में बढ़ेगा। कुछ ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप सिर्फ याद करके नहीं कर सकते, आपको सोचना पड़ेगा वहाँ पर। ओके, अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी थी? पूना सार्वजनिक सभा बिल्कुल महादेव गोविंद रानाडे जी का, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नेहरू, बॉम्बे एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता वगैरह का। इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। यह संगठन पहले संगठनों की अपेक्षा सरकार की आलोचना करने में अधिक प्रखर था। 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुई। इन्होंने भारतीयों के प्रशासन में भागीदारी की मांग की। 1852 में ही मद्रास नेटिव एसोसिएशन की भी स्थापना हुई थी और 1876 में स्थापित इंडिया एसोसिएशन, 1884 में स्थापित मद्रास महाजन सभा, 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आदि प्रमुख थे। सुरेंद्र बनर्जी ने निम्न से किस संस्था की स्थापना की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसमें से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ओके, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए प्रथम भारतीय थे और उन्होंने दिसंबर 1883 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। देश के सभी भागों के लोग एकत्रित किया और उन्होंने दिसंबर 1885 में कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी बुलाया था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1885 में कांग्रेस का जो स्थापना हुआ है बम्बई में, तो उस सम्मेलन में SN बनर्जी शामिल नहीं थे। अगला है निम्न कथनों विचार कीजिए। 1878 ईस्वी में शस्त्र कानून बना जिसने भारतीयों के शस्त्र रखने को प्रतिबंध लगा दिया। 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट बनाया गया था जिसने भारतीयों को शस्त्र रखने से प्रतिबंधित कर दिया था।
1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल नामक विधेयक वापस ले लिया। तो बताइए इसमें से कौन से कथन सही है। इल्बर्ट बिल विवाद आपने पढ़ा होगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। शस्त्र कानून बना जिसने भारतीय को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये किसके समय में बनाया गया था, तो लिट्टन के समय में बनाया गया था। लॉर्ड लिट्टन के समय में बनाया गया था। लॉर्ड नाम लगाना पड़ता है हम भारतीयों को इनके नाम से पहले, क्योंकि इनका नाम में ही है, लगाने की इच्छा तो नहीं होती। लिट्टन है नाम इनका। लिट्टन ने ये कानून, इसके अलावा कौन कौन से कानून लिट्टन ने पारित किया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है कि देसी भाषा के जितने भी प्रेस थे उन पर प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की गई थी। ओके। और अगला इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में आया था, तो रिपन के समय में आया था, जिसमें क्या हुआ था कि भारतीय जज जो होंगे वो ब्रिटिशर्स या वाइट मैन जो अंग्रेज गोरे होंगे उनके लिए भी अदालत में फैसला कर सकते थे, उनका जज का काम भी कर सकते थे। तो इसको लेकर बड़ा भारी विरोध हुआ था कि भारतीय न्यायाधीश जो होंगे वो अदालत में यूरोपियों के ऊपर मुकदमा नहीं चला सकेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद वही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेजी अधिकारी एलन ऑक्टिवियर ह्यूम के द्वारा किया गया। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुला दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। सूर्यनाथ बनर्जी प्रथम 3 कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए थे। सूर्यनाथ बनर्जी प्रथम 3 कांग्रेस सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए थे, प्रथम 3 में। बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2, 3 सही है, चौथा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता भी और सूर्यनाथ बनर्जी वगैरह भी शामिल हो गए थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्हें पितामह के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1800 उसके अगले साल दादा भाई नौरोजी और उसके अगले साल तीसरा अधिवेशन जो होता है उसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी। ओके। अगले सवाल पर चलते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक बार रोक कर वीडियो को और अटेम्प्ट कीजिए इन सवालों को, देखिए आप क्या निकालते हैं इसका आंसर। खुद से भी निकालिए, अब तो 20 दिन रह गया आपके एग्जामिनेशन का। कांग्रेस का आरंभिक 20 साल प्रायः नरम दौर के रूप में जाना जाता है। अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का एक संगठन कहकर पुकारते थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल आदि नेताओं ने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति का समर्थन किया। लगता है आपको कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक अनुनय विनय नीति में विश्वास करेंगे? आपको सही कथन चुनना है, इसमें से चुनिए जरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीसरा बिल्कुल गलत दिया हुआ है। पहला दूसरा सही है। ये तो गरम दल के नेता थे, ये कभी भी अनुनय विनय में बिलीव ही नहीं कर सकते थे, उसकी आलोचना ही करते रहे हमेशा ही। ओके। अगले सवाल पर चलते हम लोग। बता दिया मैंने तो ये स्वराज के लिए संघर्ष। देखिए अब यहाँ से जो 1905 से लेकर 1947 तक का जो दौर है, यहीं से सबसे ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। गांधी एरा जो होता है 1915 के बाद, उससे तो और भी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्चुअल रूप से इसी से सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। विद्रोह वगैरह से 1 से 2 सवाल की गारंटी होती है। सुन लीजिएगा मेरी बातों को ध्यान से। एक्ट से 1 से 2 सवाल की गारंटी होती है, एक्ट वगैरह से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। संविधान के निर्माण से 1 से 2 सवाल की गारंटी होती है, वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत से, मौर्यों से, गुप्तों से सवाल की गारंटी होती है। बुद्ध और जैन से भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, मैक्सिमम चांस रहता है कि वहाँ से पूछा जाएगा। दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करें तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य से 1 से 1.5 सवाल, 2 सवाल, मतलब 1.5 नहीं, वही 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल की कम से कम रहता है उम्मीद कि वहाँ से पूछ सकता है। इसलिए इन चैप्टर्स को जब भी आप पढ़ें तो थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस समय भारतीय नेताओं का एक दल जो उग्रवादी विचारधारा के समर्थक था, गरम दल कहलाया। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी प्रेरित किया था क्या हमें? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। ओके। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर, वैसे दूसरे का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा।
19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटना जनता के ब्रिटिश विरोध, देश प्रेम को बढ़ाने में योगदान दिया। 1896 में इथियोपिया के इटली पर विजय, 1905 में जापान की रूस पर जीत, 1905 में ही रूस के निरंकुश शासक के विरुद्ध जन क्रांति आदि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटना थी, जिसने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया कि व्हाइट मैन जो होते हैं, चाहे वो रसियन हो, चाहे वो इटालियन हो, जो अंग्रेज लोग होते हैं, जो वाइट कलर के लोग होते हैं, वो भी हारते हैं युद्ध में। ये बहुत बड़ी उस समय की इमेजिन कीजिए कि कितनी बड़ी अफवाह थी जो उस समय खारिज हो गई थी इन तीनों युद्धों से। ओके, अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि बंगाल विभाजन संबंधित निम्न कथनों में से कौन से असत्य हैं, बताना है आपको। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के दिन सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। गरम दल नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाया। आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके अपनाए गए। असत्य कथन पूछा है, सत्य असत्य का जरूर ध्यान रखिएगा भाइयों बहनों। दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, गरम दल और नरम दल के नेताओं ने विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाया। यहाँ पर यह गलत है, दोनों ने एकीकृत रूप से आंदोलन चलाया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन में गरम दल नरम दल के नेताओं ने मिलकर नेतृत्व किया। इस आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और अब्दुल रसूल हैं। अंग्रेजी शासकों ने भारतीय राष्ट्र आंदोलन को कमजोर बनाने तथा हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के उद्देश्य से 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इसमें भारत का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल, उसमें संपूर्ण बिहार और उड़ीसा के हिस्से शामिल थे। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के पूर्वी हिस्सों को अलग करके असम के साथ मिला दिया। इस तरह पूर्वी बंगाल और असम का नया प्रांत बन गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन को कार्य रूप दिया गया। बंगाल विभाजन के दिन सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर ही जन एकता और मैत्री दिवस के रूप में भी मनाया गया था। और अमार सोनार बंगला नामक गीत भी इन्होंने ही लिखा था, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? 1906 में हमारा एक ही लक्ष्य था, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख 1906 अधिवेशन में ही किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेरोजी ने की थी। 1907 में तो फिर कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। 1906 में किसने अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नेरोजी ने की थी। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन उदारवादी और उग्रवादियों को दो भाग में विभाजित हो जाने के क्या कारण थे? इसके कारण बहुत सारे हैं। उदारवादी कांग्रेस नेताओं की नीतियां थी, बहिष्कार नीति के इस्तेमाल पर मतभेद था, आंदोलन के उद्देश्य पर मतभेद था। डी हो जाएगा। गरम दल के जो लोग थे वो चाहते थे कि बंगाल विभाजन जैसे आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाए, जबकि नरम दल के लोग चाहते थे कि केवल और केवल जो है इसको बंगाल तक सीमित रखा जाए। और स्वराज को लेकर जो गरम दल के लोग हैं वो चाहते थे कि संपूर्ण रूपेण प्रयास किया जाए और अनुनय विनय की नीति को छोड़ दिया जाए, जबकि नरम दल के नेता जो थे वो चाहते थे कि अंग्रेजों के समर्थन से ही हम भारत में स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। इसी कारण से जो सूरत अधिवेशन है उसमें उदारवादी और उग्रवादियों में फूट पड़ गया था। सूरत 1907 में कांग्रेस अधिवेशन उदारवादी उग्रवादियों के मतभेद उभर कर सामने आ गए। इस अधिवेशन में उदारवादी नेताओं के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रणनीति उद्देश्यों को लेकर उग्रवादियों की असहमति के कारण इन दोनों दलों में विभाजन हो गया। विभाजन के बाद नरम दल वालों का कांग्रेस पर पूरा कब्जा हो गया। गरम दल के कांग्रेस से अलग होकर काम करने लगे। 9 साल बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन दोनों को फिर से एक किया गया। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट से संबंधित कथनों पर में से कौन सा असत्य दिया हुआ है ये आपको बताना है। इंडियन काउंसिल एक्ट जो पहली बार जारी किया गया, जो आप सुनते हो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पूछा गया है आपसे। देखिए, असत्य पूछा गया। इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ गई। तो ये सही है भाई। क्यों बढ़ा था? क्योंकि देखिए 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ है और 1909 में नरमपंथियों को खुश करने के लिए और गर्मपंथियों को और ज़्यादा गर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दी परिषदों में। और उनमें किनको शामिल करेंगे? मुख्य रूप से ये नरम दल वालों को शामिल करेंगे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 में ही प्रारंभ की गई। पृथक निर्वाचन प्रथा की शुरुआत ही यहीं से होती है और इसीलिए मिंटो को जो है वो भारत में सांप्रदायिकता का जन्मदाता माना जाता है। कांग्रेस 1909 के अपने अधिवेशन में सुधारों का स्वागत किया मगर धर्म पर आधारित पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे सही दिए हुए हैं, एक भी यहाँ पर असत्य नहीं है। अगला सवाल है आपका, 1911 ईस्वी में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही हैं? इसमें 1905 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। छठे का आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिया हुआ है, दोनों कथन सही दिया हुआ है। 20वीं शताब्दी का आरंभ हुए प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में आपको बताना है। 20वीं शताब्दी का प्रारंभ यानी कि 1910 1915 से पहले जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है।
इस समय अभिनव भारत सोसाइटी और अनुशीलन समिति प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे, तो बिल्कुल थे ये तो। 1912 में क्रांतिकारियों ने वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था। कहाँ पर? तो दिल्ली में जब राजधानी हस्तांतरण हो रहा था तो हार्डिंग आ रहा था, बिल्कुल सज धज के उसके ऊपर बम फेंक दिया। काबुल में क्रांतिकारी दल ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी। काबुल में एक क्रांतिकारी ने स्वतंत्र भारत की स्थापना कर दी और उसको बहुत सारे देशों ने रिकॉग्नाइज भी कर लिया। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य दिए हुए हैं, सभी के सभी कथन यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं। ओके, अगले बार हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 1912 ईस्वी में वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास हुआ। ब्रिटिश भारत की नई राजधानी दिल्ली में हार्डिंग के पहुंचने पर चांदनी चौक से उसका जुलूस निकला तो उस पर बम फेंका गया, पर वह बच गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें भारत के बाहर काम करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भकना, विनायक दामोदर सावरकर, उबैदुल्ला सिंधी, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय। काबुल में क्रांतिकारी दल ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार स्थापित की थी। राजा महेंद्र प्रताप उसके राष्ट्रपति और बरकतुल्ला उसके प्रधानमंत्री बने थे। काबुल वर्तमान के अफगानिस्तान में इन्होंने स्वतंत्र भारत की एक समानांतर सरकार की भी स्थापना कर ली थी। राजा महेंद्र प्रताप का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, ये उसके राष्ट्रपति थे और बरकतुल्ला उसके प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे देशों ने इसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया था। ओके, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्या है? गदर पार्टी के नेता कौन है? तो इसमें से लाला हरदयाल हैं गदर पार्टी के नेता। बी आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। 19 साल के करतार सिंह सरावा भी थे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारत विद्रोह की तैयारी के लिए गदर पार्टी अपने लोगों को भेजा, मगर उनसे अधिकांश को पकड़ लिया गया और कुछ को फांसी भी दे दी गई। जिन्हें फांसी दी गई उनमें 19 साल के करतार सिंह सरावा भी थे। 19 साल के लड़के को फांसी पर चढ़ा रहा है। कौन सी अंग्रेजी हुकूमत थी? मुस्लिम लीग की स्थापना संबंधी कथनों से कौन सा असत्य है? तो इसमें से देखिए कौन सा असत्य है। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो ढाका, वर्तमान के बांग्लादेश में। उस समय भारत ही था वो। आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक सदस्य थे। 1913 में इसने स्वराज हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया। इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही दिए हुए हैं। थोड़ा सा नाम इनके ध्यान रखिएगा। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में प्रमुख भूमिका मुसलमानों के एक संप्रदाय के प्रमुख आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने अदा की थी। इसमें वायसराय लॉर्ड मिंटो था। 1913 में इस लीग ने स्वराज हासिल कर अपना लक्ष्य घोषित किया। स्वराज को हासिल करना अपना लक्ष्य घोषित किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कुछ दिनों बाद ही विश्व हिंदू परिषद का स्थापना होगा। ये सब का स्थापना होता जाता धीरे धीरे और भारत में सांप्रदायिकता अपने चरम पर बढ़ती जाती है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन से मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लेना, ये सबसे बड़ा कांग्रेस की भूल भी थी, जिसको नहीं करना चाहिए था कांग्रेस को। इसको स्वीकार कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। विकल्प ये सही है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इस समझौते में कांग्रेस ने विधान परिषदों में मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था। ओके, एनी बेसेंट के संदर्भ में आपको बताना है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? होम रूल लीग। 1917 में इन्हें कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुना गया। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना तो कर्नल एस.एस. अल्कॉट और मैडम ब्लावस्की ने किया था, तो तीसरा तो गलत ही हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का 11 का आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 केवल सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको बताना है। देखिए कितना जानते हैं आप गांधी बाबा के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में रहते उन्होंने वहाँ भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। गांधी 1915 ईस्वी में भारत लौटे। गांधी जी का भारत में चंपारण आंदोलन प्रथम आंदोलन था। चंपारण आंदोलन का प्रथम आंदोलन था, प्रथम था। बताइए फिर सत्याग्रह कौन सा था? ये प्रथम सत्याग्रह था, प्रथम आंदोलन था। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं, सभी के सभी कथन सही दिए हुए हैं। 1915 में भारत लौटे थे और 1917 में चंपारण होता है और चंपारण में गांधी जी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंतर्गत बनाए गए नए कानून के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, देखिए मार्ले मिंटो कौन सा है? तो 1909 वाला है। जैसे मार्ले जो है वो भारत का आपका राज्य सचिव है और मिंटो कौन है? तो भारत में गवर्नर जनरल है, वाइसराय है। इसी प्रकार से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में भी, मॉन्टेग्यू ब्रिटेन में हमारा भारत मंत्री करके जो होता था वहाँ पर वो है, और चेम्सफोर्ड जो है भारत में गवर्नर जनरल है उस समय का, भारत का वाइसराय है उस समय का। अब केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन बनाए गए, विधान परिषद और राज्यसभा। प्रांतीय विधानमंडल का भी विस्तार किया गया। 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसको मैं पढ़ देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। दोनों कथन सही हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए।
इसके अनुसार केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन बनाए गए, विधान परिषद और राज्यसभा। प्रांतीय विधानमंडलों का भी विस्तार किया गया, अब उनमें निर्वाचित सदस्य का भी बहुमत हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हस्तांतरित और आरक्षित जो विषय होते हैं, जो राज्य सूची और केंद्र सूची का मूल माना जाता है, उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। 1921 के एक्ट के द्वारा ही प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति जैसी समितियों का जन्म होता है। तो ये सब कुछ आप ध्यान रखिएगा। 1919 का एक्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है और 10 साल के बाद ही आ गया। 1909 के बाद 1929 की जगह पर 1919 में ही आ जाता है एक्ट। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताना है आपको। इस पर जो मूवी आई उधम सिंह, वो ज़रूर देखिएगा, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है उधम सिंह मूवी को। क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ। लोग जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, सही दिए हुए हैं सभी कथन। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। लेकिन उधम सिंह ने किसको गोली मारी थी? उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, ये बताना है आपको। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था शौकत अली, मोहम्मद अली ने। इस आंदोलन को चलाने के लिए खिलाफत कमेटी बनी थी, उसमें गांधी जी भी शामिल थे। अगला है कि खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन हिंदू मुसलमानों के बीच पुनः दूरी बढ़ा दी, नहीं दूरी कम हुई थी खिलाफत आंदोलन में। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी। गलत दिया हुआ है, डी गलत दिया हुआ है, डी गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से 1920 में ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया? तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को नागपुर अधिवेशन में पास किया गया था, नागपुर अधिवेशन में पास किया गया था। अगले सवाल पर चलते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में हुए आंदोलन, इन्हीं में से मोपला विद्रोह एक प्रमुख था। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो केरल मालाबार तट पर एक हिंसक आंदोलन हुआ था, मालाबार तट पर। शुरुआत में ये जमींदारों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन था, लेकिन बाद में ये हिंदू मुस्लिम दंगा बन गया था। बहुत सारे हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया था और फिर बाद में आर्य समाज के लोगों ने उनका फिर से धर्म वापसी करवाया था, घर वापसी करवाया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बी आंसर हो जाएगा, केरला में हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह को लेकर गांधी जी की भी आलोचना की जाती है। उनसे कई बार पूछा जाता है कि ये बताइए कि जब आप चौरी चौरा को लेकर असहयोग आंदोलन को वापस कर सकते हैं, तो मोपला विद्रोह को लेकर क्यों नहीं वापस कर सकते हैं, क्यों नहीं वापस लिया आपने आंदोलन? तो इसको लेकर भी कुछ आलोचना की जाती है। लेकिन दरअसल मोपला विद्रोह अलग था। चौरी चौरा जो था वो असहयोग आंदोलन के लोगों पर ही अत्याचार हुआ था और उन्होंने रिएक्शन में थाने जला दिए थे। लेकिन मोपला विद्रोह तो अलग ही विद्रोह चल रहा था उसमें। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड कहा जाता है अब इसको, चौरी चौरा एक्शन कहा जाता है अब इसको। क्या कहा जाता है? एक्शन। ओके, बी आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन 1923 से 1939 आ गया। और भी इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा, गांधी बाबा इसमें रहेंगे और बहुत सारे बाबा आएंगे इसमें, क्योंकि ये हिस्सा जो है इसमें बड़ा कन्फ्यूजिंग है। एक तो सारे इवेंट जो होते हैं उन सभी को आपको एक सीक्वेंस में याद रखना होता है, कौन सा इवेंट कब हुआ है, क्योंकि वहाँ से धड़ल्ले से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों से की गई थी? गांधी जी द्वारा असहयोग वापस लेना, काउंसिल में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने देने हेतु, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। पहले का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, 1 और 2 तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। किन कारणों से की गई थी? तो पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया। प्रशासन को उनको कौन सा अनुभव लेना होगा भाई? तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लेकिन कांग्रेस का एक दल जिसका नेतृत्व चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, सरदार पटेल के भ्राताश्री कर रहे थे, चाहते थे कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए और परिषदों के भीतर पहुंचकर तोड़ना चाहिए। मतलब परिषद के भीतर पहुंचकर हमें अपनी बातों को रखना चाहिए और हमें अंग्रेजी सरकार का सामना करना चाहिए। दूसरा दल जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, एक भाई उस दल में, एक भाई इस दल में। वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। इस प्रस्ताव का विरोध था। वे चाहते थे कि कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में ही लगे रहे, हमें परिषद वर्षद में नहीं जाना। लेकिन अंततः क्या हुआ? स्वराज दल बनता है, परिषद में जाते हैं और इसका बेनिफिट भी होता है। अंत में ये लोग भी मानते हैं कि हाँ सही किया है आप लोगों ने, बिल्कुल सही थे। ओके,
1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन ने परिषदों में न जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव के समर्थकों ने 1923 में कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। यह स्वराज पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराजियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। स्वराजियों ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में काफ़ी संख्या में सीटें प्राप्त की थी। 20वीं शताब्दी किसान और मजदूर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1928 से वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली के किसानों के लिए संघर्ष किया था और यहीं पर इनको महिलाओं ने इनके नाम को सरदार नाम से नवाजा था। सरदार नाम महिलाओं के द्वारा दिया गया था बारदोली में। 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई। नारायण मल्हार जोशी NM जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। सभी के सभी कथन सही हैं। किसानों को संगठित करने वाले नेताओं के नाम सुनिए। बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा से जुड़े हुए हैं। विजय सिंह पथिक, सहजानंद सरस्वती तो अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े हुए हैं। बिहार किसान सभा से बहुत सारे जगहों से जुड़े हुए हैं। NG रंगा, अल्लारी सीताराम राजू आंध्र के किसानों और आदिवासियों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1924 में अल्लारी सीताराम राजू की हत्या भी हो गई थी। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व की वृद्धि के खिलाफ बारदोली किसानों का संघर्ष का नेतृत्व किया। कथन 1 सही है। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया था। दूसरा कथन भी सही है। बाकी सब तो आपको पढ़ा ही दिया मैंने। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है कि MN रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा C। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिए हुए हैं। दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का भारतीय समाजवादियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। समाजवादी विचारों तथा उन पर आधारित आंदोलन का लक्ष्य था पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा निर्मित असमानता को दूर करना। भारत के बाहर रह रहे क्रांतिकारी मानवेंद्र नाथ रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। भारत में समाजवादी विचारों का प्रसार करने वाले प्रमुख नेता श्रीपद अमृत डांगे, M सिंगार वेल्लू, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद। 1925 से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1925 में। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी संगठनों के संदर्भ में कौन सा सत्य है ये बताना है आपको। पहला सवाल है, पहला स्टेटमेंट कि सचिन नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। HRA की स्थापना की थी, बताइए मुझे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए। क्रांतिकारी संगठनों में सचिन नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने और तथा अन्य ने मिलकर HRA की स्थापना की। चंद्रशेखर आज़ाद भी संगठन के सदस्य थे। बाद में 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के एसोसिएशन की स्थापना की थी और बाद में HRA का नाम HSRA हो गया था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है ये पूछा है। तो ये भगत सिंह इसमें से जुड़े हुए नहीं थे। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और ये HRA के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ही किया गया था। ओके, अगला है आपका कि इस घटना के बाद क्रांतिकारी पकड़ा गया। काकोरी षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अशफाक उल्ला खां पहले मुस्लिम थे, माना जाता है कई सारे लोग जो भारतीय आंदोलन में जिनको फांसी दी गई थी। वैसे तो 1857 में बहुत सारे मुस्लिमों को, हिंदुओं को, सबको लटकाया था उन्होंने। कोई पैर नहीं छोड़ा था जिस पर किसी को फांसी न दी गई हो। निम्न से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 8 1929 को, इस डेट को भी ध्यान में रखिएगा, बम फेंका था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने फेंका था। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। डी आंसर हो जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को तो फांसी हुई थी। बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर फेंका था। ओके, अगला है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम फेंके थे। यह केवल विरोध प्रकट करने के लिए था, न कि किसी की हत्या करने के लिए। इस घटना के बाद भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त सहित अधिकांश साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ उन्होंने बुरी बर्ताव के खिलाफ भूख हड़ताल भी की थी। इस हड़ताल के 64वें दिन क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। इन्हीं 3 का नाम मैंने गलती से ले लिया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। बी आंसर हो जाएगा।
साइमन कमीशन के संबंध नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ये तो सही है। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे। तो 8 का आंसर क्या हो जाए? डी हो जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई जो कमेटी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसके सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर उस कमेटी के सदस्य थे। लाला लाजपत राय और कांग्रेस जैसी संस्थाएं जो है उस साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी, और उस समय में डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो साइमन कमीशन के सहयोग करने वाले समिति का सदस्य थे। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, इसको कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। अगला सवाल है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था 1929 में। लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। 9 का आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 और 3 सत्य है, पहला गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, न कि मोतीलाल नेहरू, इसलिए पहला गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है और ये लास्ट सवाल होगा आज का कि 12 मार्च 1930 ईस्वी की तिथि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने के लिए जानी जाती है। गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से की थी। इसी से 66वीं बीपीएससी 67वीं में सवाल पूछा गया है। 67वीं बीपीएससी में यहीं से सवाल पूछा गया है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 3 जो है यहाँ पर सत्य दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। वर्धा आश्रम से उन्होंने शुरुआत नहीं की थी। कहाँ शुरू किया था उन्होंने? तो देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए। साबरमती आश्रम शुरुआत की थी उन्होंने, साबरमती आश्रम शुरुआत की थी। और बीपीएससी ने पूछा कितने दिनों तक उनकी लगभग यात्रा चली थी, तो 24 दिनों की यात्रा की थी लगभग उन्होंने। 12 मार्च 1930 को गांधी ने दांडी यात्रा को शुरू किया और फिर नमक कानून बनाया, नमक कानून को तोड़ा था उन्होंने। और तमिलनाडु में राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचनापल्ली से वेदनारायण तक की यात्रा की थी। किसने? तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी जी ने की थी। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और के कलप्पम वगैरह ने केरल के तट पर ये उल्लंघन किया था। केरल के तट पर के कलप्पम वगैरह ने किया था। बिहार में भी कुछ जगहों पर अलग अलग मिट्टी से बालू बनाने की कोशिश की गई थी। जो आपका लैंड में भी कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है कि नमक बनाया जा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले में इसके आगे का मैं कंटिन्यू कर दूंगा। और साइंस का भी वीडियो चल रहा है, साथ में करंट अफेयर का भी चल रहा है। इतना ज़्यादा डाइवर्सिटीफाइड जो होता है कंटेंट वो बीपीएससी के लिए किसी भी चैनल पर नहीं मिलता है आपको। ओके, तो थैंक यू सो मच।